आज पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो हमने बहुत टाइम बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्लास 7 का चैप्टर 6 तक पढ़ा था। अब उसके आगे देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी आप सुनते ही रहते होंगे, इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो खुद से पढ़ने में थोड़ा हेक्टिक होता है, तो एक्सप्लेन करने से आपको फ़ायदा होगा। और एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी ही चाहिए, नोट्स भी बनाने चाहिए, क्वेश्चन आंसर भी करने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 जो है जनजातियाँ, खनाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है। तो देखते हैं अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ठीक है। तो मतलब कई तरीके से राज्यों का उत्थान हुआ, पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादन गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फली फूली। पहले टाइम में मतलब क्या हुआ, कई राजा आए, कहीं गए, तो इस बीच क्या है, कई सारी कलाएं ये सब हुए। ठीक है। इस लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। तो ये बता रहे हैं कि क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब अलग अलग मतलब परिवर्तन हुए, तो बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन भी समय के साथ हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो था वो हर जगह एक समान नहीं था, क्योंकि देखो हर समाज अलग अलग तरीके से डेवलप होता है, विकसित होता है। तो ऐसे मतलब इसीलिए क्या हुआ, अलग अलग सामाजिक परिवर्तन हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, ये देखते हैं। इस उपमहाद्वीप में बड़े हिस्से, आप साइड में एक चित्र देख सकते हैं, जनजातीय नृत्य, संताल चित्र, खर्रा। ठीक है। इस मह इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही अ, विभाजित था। ठीक है। जो हमारा उपमहाद्वीप है, वहाँ पर क्या है, वर्ण के अनुसार, समाज के अनुसार पहले ही बहुत विभाजन था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसमें ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। ठीक है। पहले से वर्ग बहुत सारा विभाजन था, और राजाओं ने भी ये बात स्वीकारी, ब्राह्मणों की बात मान के। तो ऊंच नीच, अमीर गरीब के बीच फासला बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तानों, मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बाद में क्या है, इनके टाइम पे और समाज जटिल हो गया। अब देखिए पहले तो ये इसमें क्या है, चीज़ समझाते हैं एनसीईआरटी में। और जो चीज़ एकदम याद करने की होती है वो नोट कर सकते हैं, और चीज़ समझने की आप उसे एक लाइन में लिख सकते हैं कि कई सारे परिवर्तन हुए अलग अलग तरीके से। ठीक है। समाज में विभाजन बढ़ा। ये बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अब इसमें हम जनजातीय समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता था। तो जो जनजाति है वो क्या है, जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा बताए गए जो नियम और कर्मकांड थे उनको नहीं मानते थे। इनके अपने ही मतलब रिवाज होते हैं। ना ही वे मतलब ऐसे असमान वर्गों में विभाजित होते हैं, ऊंचे नीचे। ठीक है। अगर जनजातियों में देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी रहती हैं। तो ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। ठीक है। इनमें आपस में रिश्ते नातेदारी होती थी। कई जनजातियां खेती से अपना जीवकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। तो ये एग्रीकल्चर भी करते थे और दूसरे काम भी करते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थल के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। ठीक है। कभी कभी क्या होता था, एग्रीकल्चर, पशुपालन सब करते थे। कुछ जनजातीय खनाबदोश थे, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो कुछ जो ट्राइब्स थी वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाती रहती है। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरवाहों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है। और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जो भूमि थी उस पर उनका क्या है, सामूहिक नियंत्रण रहता था, और वो जो उनके नियम होते थे उसके आधार पर बंटवारा होता था। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली समानतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। तो ट्राइब्स उस टाइम पे बहुत थी। ये अलग अलग जगह रहती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। तो देखिए लड़ाई भी होती है ना, दूसरे समाजों के साथ। कई अन्य मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। पहली बात, इन्हें अपनी आज़ादी को भी कंटिन्यू रखा और अपनी संस्कृति को भी जहाँ तक है बचा के रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि जनजातियाँ बिल्कुल अलग ही हो जाती, कभी कभी ये निर्भर भी होती हैं बहुत सी चीज़ों के लिए।
ठीक है, टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। तो एक दूसरे पे निर्भर थे, है ना, और इनमें टकराव होता था, तो ये धीरे धीरे चेंज भी हुआ आया है इनमें। अब देखिए जनजातीय लोग कौन थे। देखिए समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। मतलब उस टाइम जो हिस्ट्री लिखते थे, ठीक है, और जो आते जाते थे यात्री, उन लोग ने मतलब जनजातियों के बारे में ज़्यादा जान लिखा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ज़्यादातर ये लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे जनजाति लोग, तो उनके बारे में पुराने टाइम में ज़्यादा पता नहीं लग पाता है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये क्या अपनी रीति रिवाजों का बहुत मतलब संरक्षण करते हैं, मानते हैं। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती हैं, आगे चलती रहती हैं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। तो इनकी जो परंपराएं हैं उनको देखकर ही क्या है, इतिहासकार इनकी हिस्ट्री लिखते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था, ठीक है। तो ये हर जगह थे इंडिया में, और समय के साथ क्या इनका प्रभाव भी चेंज होता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। कुछ जनजातियां शक्तिशाली भी थी और बड़े क्षेत्र पर भी नियंत्रण था उनका। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में थी एक खोखर जनजाति, ठीक है, वो क्या है जो 13वीं और 14वीं सदी में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन बाद में कौन महत्वपूर्ण है, गक्खर लोग। तो मतलब इनका अपना प्रभाव चेंज हुआ। उसके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो ये बता रहे हैं कि मतलब मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले, मतलब जब मुगल इधर आए से पहले क्या है, लंगा और अरगुन जो थे उन लोगों का प्रभुत्व यहाँ पे ज़्यादा था। अब यहाँ पे एक मैप दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि कहाँ पे कौन सी जनजाति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप ऊपर देख सकते हैं बलूची, ठीक है, एक सेकेंड बताती हूँ मैं, सॉरी, ठीक। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बलूची, गक्खर, गोखर, जंजुहा, लंगा, अरघुन, समास, अभी मैंने आपको अरघुन बोला। इसके आप बाद में आप नीचे देख सकते हैं समास, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए। भील, साइड में भील, कोली, काटकरीस, बेगाद, कोरागा, ठीक है, गोंड, ये गोंड, भील, ये सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड में देख सकते हैं मुंडा, चेर, संताल, कोच, अहोम, खासी, नागा, ये सारी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी जनजाति है। अब आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में हम देख सकते हैं बलोच, ठीक है। बलूच यहाँ पे आपको साइड में सबसे दिख रहा है बलूच है। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। इनके अलग अलग मुखिया होते थे, छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरिया की जनजाति रहती थी। तो आप हिमालय की तरफ देख सकते हैं, यहाँ इसमें नहीं दिया है, ठीक है। गडरिया जो है जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। आज भी ये बहुत सारी हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेर, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से देखिए, यहाँ पे साइड में मुंडा के साइड में आप देख सकते हैं चेर। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए, ठीक है। तो जो अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे मानसिंह, उन्होंने क्या है चेर लोगों पर हमला किया था। उन्हें वहाँ से अच्छी इन्होंने माल वाल इकट्ठा किया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह अधीन नहीं बना पाया। अब यहाँ पे कुल का मतलब दिया है, पहले ये देख लेते हैं। परिवार या घरों में के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। कुल मतलब एक ही पूर्वज थे, उनकी संतान होने का दावा करते हैं, उनकी फैमिली चलती रहती है। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी और कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। फिर देखते हैं, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो औरंगजेब के समय क्या है, चेर लोगों के किलों पर कब्जा किया गया और इसको अधीनस्थ बनाया गया।
तो देखिए जो जो इसमें मेंशन हो रही हैं वो कहाँ है, आप ये देख लीजिए जनजाति, ठीक है, और ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संताल, ठीक, चेर ओरोन मुंडा जो लिखा है और साइड में संताल लिखा है, पूर्व की साइड था। तो ये सब थे यहाँ पर, यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थल थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। उस समय कौन सी जनजातियाँ थी ये बता रहे हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो पश्चिम और मध्य भारत में भील थे। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें एक जगह बसे हुए खेतियाँ और यहाँ तक कि जमींदार तक बन चुके थे। तो आगे वो मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा कर रहे थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। कुछ लोग उनमें शिकारी ही बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। भील गोंड ये अभी भी है, तो इनका ध्यान रखिए कहाँ है। इसमें एक चित्र दिया है, रात में भील लोग हिरण का शिकार करते हैं। खनाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, मतलब जो एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं। खनाबदोश चरगाहे और जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते हैं। तो ये क्या एक जगह रहते नहीं है, अलग अलग जगह जानवरों के साथ घूमते हैं। इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, ठीक है। ये क्या एक उत्पाद दूसरी जगह बेचते हैं। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। कुछ खनाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। तो ये लोग क्या है, सामान कुछ इधर से उधर खरीद फरोख्त करके अपना जीवन चलाते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खनाबदोश थे। जो बंजारा लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है। उनका कारवा टांडा कहलाता था। इनकी कारवा को कहते थे टांडा। अब जैसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन पेपर में टांडा क्या होता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है वर्ड्स। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे, तो उनको क्या है, जो बंजारे हैं उनका इस्तेमाल किस लिए करते थे, नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। अब देखिए खनाबदोश और भ्रमणशील समूह। खनाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारगाह से दूसरे चारगाह घूमते रहते हैं। जानवरों के साथ एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशाली समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं, मतलब एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं। खनाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब देखिए बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई, ठीक है। उनके समूह को टांडा कहते थे, जिन्होंने 14,000 बैल जिसमें 14,000 बैल थे। ये सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ ज़मीन पर्याप्त है उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पे एक वर्णन दिया है कि वो कैसे अपना जीवन बिताते थे। तो आज हम आधा चैप्टर देखते हैं, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।